हेलो एवरीवन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए नॉर गेट इज इक्वलेंट टू, जो नॉर गेट है वो किसके बराबर होता है। और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं बबल्ड के रेस्पेक्ट में, बबल्ड एंड गेट, नैंड गेट, बबल्ड और गेट और एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो देखिए नॉर गेट कभी भी नैंड गेट का इक्वल नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा गलत हो गया। इसी तरीके से बबल्ड जो हमारा नॉर गेट है वो एक्स नॉर गेट के कभी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी ट्रुथ टेबल जो है हमारी अलग होती है। अब बचे दो ऑप्शन, बबल्ड एंड गेट और बबल्ड और गेट। तो हमारा इस रेस्पेक्ट में सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। हमारा जो नॉर गेट है वो बबल्ड एंड गेट के जो है बराबर होता है। देखिए किस तरीके से, देखिए इसका आउटपुट होता है ए प्लस बी का होल बार, ये हमारा आउटपुट होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बबल्ड का मतलब है कि बबल्ड का मतलब है नॉट गेट। तो यहाँ पर अगर हम ए देंगे तो ये क्या जाएगा इसके अंदर, अगर यहाँ पर हम ए देंगे तो ये ए बार जाएगा। ठीक है, तो ए बार, और इसी तरीके से यहाँ से क्या जाएगा हमारा बी जाएगा। तो ये इस बबल के थ्रू कितना हो जाएगा बी बार। तो ये यहाँ पर हमको क्या मिलेगा ए बार डॉट बी बार। ये किसके बराबर होता है, अगर हम डी मॉर्गन थ्योरम से देखें तो ये हमारा बराबर होता है ए प्लस बी के होल बार के बराबर होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए बबल्ड एंड गेट। तो अब बात करते हैं बबल्ड और गेट किसके बराबर होगा। तो इसके समझने के लिए हमने यहाँ पर अल्टरनेट गेट्स जो है सेलेक्ट किए, जैसे कि हमारा बबल्ड जो नॉर गेट है वो किसके बराबर है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट के बराबर होगा। इसी तरीके से जो बबल्ड और गेट है वो किसके बराबर है, हमारा जो हमने अभी देखा था ये हमारा नैंड गेट के बराबर है। जो हमारा बबल्ड नैंड गेट है वो किसके बराबर है, हमारा और गेट के बराबर है। जो हमारा बबल्ड एंड गेट है वह किसके बराबर है, हमारा ये नॉर गेट के बराबर है। ये हमारा बबल्ड नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट है, वो किसके बराबर है, एक्स और गेट के। और बबल्ड एक्स और गेट किसके बराबर है, एक्स नॉर गेट के हमारा बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने सारे जितने भी बबल्ड केस पॉसिबल हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए। तो एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एन इक्वेशन इन एसओपी इज, देखिए एसओपी का मतलब होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन अब यहाँ पर लॉजिकल सम होता है या एल्जेब्रिक सम होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका सही आंसर होगा हमारा लॉजिकल, इसका सही आंसर होगा लॉजिकल सम ऑफ लॉजिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा एसओपी होता है वो लॉजिकल सम ऑफ लॉजिकल प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर आपसे पीओएस पूछा जाए तो वह होगा लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ लॉजिकल सम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्यू एन, अगर आउटपुट जे के फ्लिप फ्लॉप का 0 है और यह 0 से 1 पे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जे एन और के एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए हमको इसको ट्रुथ टेबल हमको पता होना चाहिए। देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि आउटपुट जो है क्या है, 0 से 1 में चेंज हो रहा है। ठीक है, 0 से 1 में चेंज हो रहा है, तो जे एन और के एन की वैल्यू पता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो देखिए जब 0 0 होता है तो आउटपुट प्रीवियस आउटपुट मिलता है, जब 0 1 होता है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है 0, और जब 1 और 0 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है 1, और जब 1 1 होता है तो क्यू एन का जो है बार मिलता है, क्यू एन का बार मिलता है। तो देखिए हमारा क्यू एन क्या है, क्यू एन हमारा 0 है। तो देखिए अगर हम जे को 1 देते हैं, जे को 1 देंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, और सेकंड केस में देखिए 1 1 देंगे तो भी हमें क्यू एन का बार, और क्यू एन क्या है हमारा 0 है, क्यू एन हमें क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो जब हमारा क्यू एन, जब हम 1 1 देंगे तो भी हमें क्या है आउटपुट 0 का उल्टा 1 मिलेगा। तो इससे यहां पर क्या सिद्ध होता है कि देखिए भाई जे की वैल्यू तो 1 होनी ही चाहिए, के की वैल्यू 0 हो या 1 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 1 होने पर भी आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, और के की वैल्यू अगर 0 या 1 कोई सी भी है तो भी आपका आउटपुट जो है क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसका मतलब हमारी जो जे की वैल्यू है वो होनी चाहिए 1, और के की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए आपकी
आइदर 0 और 1, तो जब दोनों में अनसर्टेनिटी होती है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई उसको x बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, 0 हो चाहे 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस j की वैल्यू जो है हमारी 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाईएस्ट स्पीड लॉजिक फैमिली अमंग्स्ट द फॉलोइंग। देखिए इसमें हाईएस्ट स्पीड की पूछी है। हाईएस्ट स्पीड से क्या तात्पर्य है? स्पीड से हमारा तात्पर्य है कि कोई भी डिवाइस कितनी फास्ट है। फास्ट है मतलब वो प्रोसेसिंग करने में कितना टाइम ले रही है। तो सीधा सीधा प्रोसेसिंग करने में कितना टाइम ले रही है, यानी कि किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में वह कितना समय ले रही है। कितना समय ले रही है से मतलब है कि वह उसका प्रोपोगेशन डिले क्या है। तो हाई स्पीड का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि उसका प्रोपोगेशन डिले कितना है। तो यहाँ पर प्रोपोगेशन डिले जो है हमारा यहाँ पर जो है आपका बढ़ते क्रम में दिखाया गया है कि ECL जो है उसका प्रोपोगेशन डिले सबसे कम होता है। इसके बाद में TTL है, उसका उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। CMOS का TTL और ECL की तुलना में ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोपोगेशन डिले जो है आपका IIL का होता है। तो प्रोपोगेशन डिले जितना कम होगा उतना ही हमारा स्पीड ज़्यादा होगा। तो ECIL का प्रोपोगेशन डिले ज़्यादा है, तो इस ECL का हमारा जो है प्रोपोगेशन डिले सबसे कम है, इसलिए उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, हमारा ECL जो है हमारा इसमें से जो ये जो 4 लॉजिक फैमिली दी गई है उनमें सबसे फास्ट है, इवन दो ये सभी लॉजिक फैमिली में सबसे फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैनोनिकल फॉर्म। देखिए सबसे पहले हमें कैनोनिकल फॉर्म को समझना होगा। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है? कैनोनिकल फॉर्म का मतलब है कि उस एक्सप्रेशन में कितने हमारे इनपुट हैं उसमें वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि देखिए फर्स्ट की बात करते हैं, एक्स वाई प्लस जेड। तो यहां पर देखिए 3 इनपुट हमारे हैं, तो 3 इनपुट, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं तो 3 इनपुट है, तो एक्स वाई प्लस जेड है। तो यहां पर ये फॉर्म कौन सी है आपकी, यहां पर पहले प्रोडक्ट हो रखा है और फिर प्लस हो रखा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म है ये यहां पर। तो देखिए यहां पर एक्स वाई है तो इसके इस इंडिविजुअल टर्म में जो है जेड मिसिंग है और इस जो जेड है इसमें एक्स वाई मिसिंग है, तो ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म नहीं हो सकती। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, एक्स और जेड है, तो एक्स जो एक्स के साथ में जेड मिसिंग है, इसी तरीके से जेड के साथ में एक्स मिसिंग है, तो यहां पर यह भी कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो एक्स प्लस वाई जेड है, तो एक्स के साथ में देखिए यहां पे कितने इनपुट है, 3 इनपुट है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स के साथ में कौन सा मिसिंग है, वाई और जेड, और वाई जेड में कौन सा मिसिंग है, हमारा एक्स मिसिंग है, तो इसलिए यह भी कैनोनिकल फॉर्म हमारी नहीं होगी। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। इनपुट कितने हैं एक्सप्रेशन में, देखिए एक्स वाई 2 ही इनपुट है, तो देखिए फर्स्ट टर्म में एक्स और वाई है, दूसरे टर्म में भी एक्स और वाई है, तो यह हमारा सही आंसर होगा। कैनोनिकल फॉर्म जो है इसकी यहां पर यह है, तो सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी होगा। बेसिकली देखिए यहां पर आपको समझाया गया है कि कैनोनिकल फॉर्म का मतलब है कि हर एक मिन टर्म में हर एक आपका जो है टर्म्स इनपुट जो है वह आपका प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो मिन टर्म की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके मैक्स टर्म की फॉर्म में हो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में हो, चाहे सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। थैंक यू।